Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ तक के कार्यक्रम मंच में। और मंच में आज हमारे मेहमान हैं अमिताभ तिवारी AKA पॉलिटिकल बाबा, यानी कि जो सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिराते भी हैं और साथ ही साथ ये भी समझाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। राजनीति को समझने वाले, राजनीति को समझाने वाले अमिताभ तिवारी से हम समझेंगे कि आखिर देश में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची और उत्तर प्रदेश उसके लिए वाटरलू क्यों साबित हुआ। अमिताभ जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू न्यूज़ तक रजत। पहला सवाल है अमिताभ जी आपसे, जो सबका सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और लगातार 10 सालों से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अश्वमेध घोड़े की तरह दौड़ रही है, वो इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आखिर कहाँ चूक हुई है बीजेपी से? देखिए, एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है उसको कैसे आप हराते हैं या पटकते हैं चुनावी दंगल में। तो कंसेप्चुअली कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो एक सीट बाय सीट चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव ही लड़ेगी, जिसको हम टॉप डाउन स्ट्रैटेजी कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगेंगे, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे 10 साल का, अपना विजन बताएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि एक, बीजेपी भी हमारी और आपकी तरह सर्वेज और ओपिनियन पोल्स तो देखती ही है भाई, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी अच्छी खासी सारे चैनल्स और सर्वेज में आ रही थी और जो कॉम्पिटिटर था नियरेस्ट उससे काफ़ी बड़ी लीड थी प्रधानमंत्री की। अगर हम MOTN की ही बात कर लें जो फरवरी में आया था, उसमें 41% की लीड थी। 55% मोदी, 14% राहुल। हु डू यू वांट टू सी एज प्राइम मिनिस्टर? 41% की लीड। तो एक तो कि भाई प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव में गया बीजेपी, और दूसरा उनको था कि हमारा लीडर पॉपुलर है, लीड इतनी बड़ी है, सामने कोई लीडर ही नहीं है। अब अगर आप पोस्ट पोल डेटा देखते हैं, उस समय भी ये सवाल उठा था कि भाई क्या नरेंद्र मोदी एज अ ब्रांड कौन से स्टेज पर है, क्योंकि 4 स्टेजेस होते हैं अगर मैनेजमेंट में, कोटलर की किताब में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कि ये मैच्योरिटी स्टेज में है, डिक्लाइन स्टेज में है। कुछ ने कहा कि भाई अभी भी ग्रोथ में है, 400 अगर आएगा तो ग्रोथ में होंगे कि 303 से 400 पहुंचेगा। अब अगर आप पोस्ट पोल स्टडी देखें तो दो बातें हो गई चुनाव में। जो प्रेसिडेंशियल चुनाव था, जो बीजेपी लड़ना चाह रही थी प्रेसिडेंशियल, वो लोकलाइज हो गया कहीं ना कहीं, सीट बाय सीट चुनाव, स्टेट बाय स्टेट चुनाव हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कारणों की वजह से। और जो प्रीमियम था मोदी का, जो लीडरशिप गैप था, वो कम हो गया। यानी अगर CSDS की बात करें तो 24% की लीड थी पिछले बार राहुल के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की, वो घट के इस बार 14% हो गई। पिछली बार 17% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट किया था CSDS के डेटा के अनुसार, वो इस बार घट के 10% हो गया। यानी लोकल कैंडिडेट्स और पार्टी के ऊपर ज्यादा वोट हुआ कंपेयर्ड टू योर प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा। तो जब ये दोनों बातें उनके खिलाफ हो गई कि एक, भाई आप गए प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, चुनाव हो गया लोकल, और आपका लीडर जो एक मोदी प्रीमियम फेच करता था वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो गया, प्लेटू हो गया, डिक्लाइन भी हो गया शायद अगर आप देखेंगे तो। अब इसको कैसे? पिछली बार भाजपा का 37% वोट था, लगभग 37.4, 37-38। उसमें से मेरे हिसाब से 26% उनका कोर वोट है, यानी हिंदुत्व वोट आप उसको कह लीजिए या आइडियोलॉजिकल वोट कह लीजिए, और 12% के करीब मोदी वोट है, क्योंकि पिछली बार 1/3 ऑफ एवरी वोटर हु वोटेड फॉर बीजेपी वॉज बिकॉज ऑफ मोदी, यानी 1/3। तो यानी 37-38% का 1/3 12% होता है। यानी बीजेपी के वोट में से 26%, 25-26% कोर वोट, 12% मोदी वोट, मोदी फैक्टर वोट आप इसको कह सकते हैं। इस बार बीजेपी का वोट शेयर वहीं का वहीं है, 36-36.5% के करीब है। अब सिर्फ 1/4 लोगों ने बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट किया।
जो पिछली बार 1/3 था। तो यानी 36 का 1/4 इज 9%, यानी मोदी फैक्टर प्रीमियम 12% से 9% हो गया। 3% का स्विंग यही हो गया, क्योंकि दूसरे का भी 3% बढ़ गया, 3% भाजपा का कम हो गया, और कोर वोट बढ़ गया, क्योंकि 36 में से अगर 9% मोदी फैक्टर वोट है तो 27% बीजेपी का वोट है। करेक्ट। तो लीडरशिप प्रीमियम कम हो गई मोदी की जो थी, यानी आप कह सकते हैं कि या तो प्लेट्यू कर चुके हैं या तो डिक्लाइन मोड में है, और चुनाव लोकल हो गया, महाराष्ट्र में लोकल हो गया, बिहार में लोकल हो गया, कर्नाटक में हो गया, यूपी में हो गया, हरियाणा में हो गया, बहुत जगह लोकल हो गया। तो एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि चूंकि आपने बात की मोदी ब्रांड की, वो डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। CSDS का जो डेटा द हिंदू में आया है, उसमें उत्तर प्रदेश में जब ये पूछा गया कि आपके लिए प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन है, तो उसमें बड़ा चौंकाऊ डेटा ये है कि राहुल गांधी 36% पर हैं और नरेंद्र मोदी 35% पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी को पूरे देश के लहजे से देखूँ, राहुल गांधी के तौर पर आप उनको कैसा नाता देखो, क्योंकि आपने उनको 2014 में देखिए, उसके बाद 2019 में देखिए, और इस बार जो एड ऑन हुआ है वो होता ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक यात्रा की है। क्या राहुल गांधी एज अ ब्रांड अब बड़े हो रहे हैं या वो बड़े हो गए? देखिए क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा 1.0 और 2.0 में किसी ने एक एनालिसिस किया, अच्छा मैंने तो उसका सिर्फ जिस्ट निकाला, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, जहाँ जहाँ से भी राहुल गांधी गए हैं उन्होंने उन सीटों का एनालिसिस किया है, तो उसके हिसाब से 41 सीट्स बढ़ी हैं 2019 के कंपैरिजन में 2024 में, यानी इंडिया ब्लॉक को 41 सीट्स जहाँ जहाँ से वो गए हैं उसका फ़ायदा हुआ है। अब बहुत सारी बातें थी कि राहुल गांधी जा रहे हैं जब ग्राउंड पे, उसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही कहा था कि भाई भारत जोड़ो यात्रा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब एक तो क्या है कि जो उनकी एक इमेज थी कि ये पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते, गायब रहते हैं, हर साल छुट्टी पे चले जाते हैं, न्यू ईयर में थाईलैंड चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, एक परसेप्शन था उनका। तो जब आप हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते हैं तो एक सिंसियरिटी आपकी दिखती है, एक हार्डवर्क नेचर आपका दिखता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो उस यात्रा करने से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को फ़ायदा ये हुआ कि लोग पूछने लगे ग्राउंड पे कि हमारा एमएलए और एमपी कहाँ है। ये हम सबको पता है कि एमपी एमएलए ज़्यादातर अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं रहते, वो लोग कैपिटल में रहते हैं, किसी न किसी अपने रिश्तेदार को, दोस्त को वो लोग हैंड ओवर करते हैं काम और आते जाते रहते हैं, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। तो जब, और आप विपक्ष में थे, तो जब विपक्ष में होते हैं तो आप लोगों की सुन सकते हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, करेक्ट। तो उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि राहुल गांधी भी जो एक आप कह लीजिए एक कोटरी से घिरे हुए थे सॉर्ट ऑफ, अब उनको रियली पता चला कि इश्यूज़ क्या हैं ग्राउंड पे, क्योंकि अब वो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया भारत की जनता से। तो कहीं ना कहीं ब्रांड ज़रूर इंप्रूव हुआ है। और अगर CSDS का डेटा कह रहा है कि यूपी में ही इतना कम गैप है, जो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टीरियल रेटिंग में भी हो रहा है कि 41% नरेंद्र मोदी और 27% राहुल, जो 44 और मेरे हिसाब से 17 हुआ करता था, 24 का गैप था, अभी 14 का गैप हो गया दोनों के बीच में। तो ऑफ कोर्स ब्रांड स्ट्रेंथन हुआ है, क्योंकि लोगों को सिंसियरिटी दिखी है कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे। जो एक इमेज बना दी गई थी कि भाई सिंसियर नहीं है, रहता नहीं है, संसद में नहीं आता है, सवाल नहीं पूछता, वो थोड़ा इमेज जो उनका है वो उसके इमेज में बदलाव हुआ है। और मजबूत तो हो ही रहे, मतलब कोई कहे कि भाई ब्रांड राहुल मजबूत नहीं हुआ है, तो मतलब रिजल्ट तो ऐसा नहीं बता रहा है, मजबूत हुआ है। अब क्या अब वो हो सकता है कि भाई अभी वो ग्रोथ स्टेज में हो गया, अब वो धीरे धीरे यहाँ से और मजबूत हो सकता है अगर वो सही स्टेप्स उठाते हैं। तो एक सवाल आपके प्रोफेशन से भी, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए या जिस तरीके से जो लोग राजनीति को समझते हैं या विश्लेषण करते हैं, उन्होंने 400, 350, 300 और हार्डली ये कि नहीं सरकार बन जाएगी, बीजेपी को बहुमत आएगा, 300, 272 के। कहाँ चूक गए लोग? क्यों नहीं समझ पाए कि जनता कुछ अलग सोच रही है? जो एक तरीके से कहें पॉलिटिकल पंडित हैं, वो कहाँ फेल हुए इस चुनाव में? देखिए, पोल्स दो तरह के हैं, एक ओपिनियन पोल है और एक एग्जिट पोल है। अब ओपिनियन पोल जब होता है, जैसे इस बार ओपिनियन पोल अप्रैल 17 को लास्ट पब्लिश हो सकता था, क्योंकि 19 को चुनाव था फेज 1। उस वक्त तक
फेज 3 का लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल खुला हुआ था। तो जब 36% लोग, इस बार के CSDS सर्वे में है कि 36% लोगों का मेन वोटिंग कंसिडरेशन लोकल कैंडिडेट है, तो जब आप ओपिनियन पोल कर रहे हैं और सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स ही अनाउंस नहीं हुए हैं, तो ओपिनियन पोल की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गलत होने की, क्योंकि कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं है। 36% लोग तो कैंडिडेट के बेसिस पे वोट करेंगे, करेक्ट। तो फेज 3 to 7 के तो कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं थे, ये तो ओपिनियन पोल की बात हो गई। एग्जिट पोल में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 प्रोसेसेस हैं लार्जली। कुछ लोग कॉलिंग बेस्ड सर्वेस करते हैं, कुछ लोग ऑन द ग्राउंड फिजिकल सर्विस करते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करते हैं। अब पिछली बार भी जब बीजेपी 303 सीटें जीती थी, फेज 6 तक उसकी सिर्फ 278 सीट्स थी, यानी फेज 6 में उसको मेजॉरिटी मिली थी, वो भी माइनर मेजॉरिटी थी। तो इस बार अगर इतना डिस्कशन और चैटर था कि चुनाव कड़ा हो चुका है, तो फेज 7 में चुनाव जाना था, बिकॉज 278 का 5-10 सीट भी इधर उधर हुआ, मतलब चुनाव ओपन था। अब फेज 7 में मेरे हिसाब से कितनी 50-60 सीटें थी, 57 सीट्स थी। अब क्योंकि आपको एग्जिट पोल उसी दिन दिखाना है और फेज 7 कहीं ना कहीं डिटरमाइनिंग फेज हो गया, क्योंकि फेज 7 में बड़ी लीड आ गई इंडिया ब्लॉक की, जो कि विपरीत था। हालांकि फेज 7 पिछली बार भी बीजेपी का 1-3 और फेज 7 सबसे कमजोर फेजेस में से था। तो अब आपको डेटा देना है 6 बजे तक, इसका मतलब आप सिर्फ 1 या 2 बजे तक आप रियली सर्वे कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक्सिस माई इंडिया ने खुद भी, जैसे हरियाणा का मुझे याद है, उस दिन एग्जिट पोल बताने की बजाय अगले दिन एग्जिट पोल बताया, ठीक है। तो लेकिन अब मीडिया का प्रेशर है, वो एक बहुत बड़ा दिन है, उस दिन आपको रिजल्ट बताना है। अब एक एजेंसी नहीं बताए तो कहीं ना कहीं छूट सकती है। तो और मार्जिन ऑफ एरर सबका 2 से 3% का होता है। 44% वोट शेयर एनडीए ब्लॉक का है और 41% इंडिया का है। 3% का तो गैप है, 3% के गैप में उसका मार्जिन ऑफ एरर कवर्ड है। तो 3% के गैप में अगर मार्जिन ऑफ एरर कवर्ड है तो ऊपर से नीचे हो सकता है। यूपी देखें अगर, तो यूपी में दोनों का वोट शेयर क्या है, 44% ईच। अब ये कौन बता सकता है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में क्या है, 44% ईच। राजस्थान में क्या है, 4% की लीड है। तो इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है वो गलत साबित होगा। बीजेपी के बारे में तो बात की अमिताभ जी हमने, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यात्रा के अलायदा कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या किया? क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले हम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स से यहीं इसी कुर्सी पर बिठाकर जब बात करते थे तो बड़ी हताशा के साथ कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। मतलब कभी उन्होंने अपने बयानों में भी नहीं कहा, पॉलिटिकल बयानों में भी नहीं कहा कि हम तो जीत रहे हैं। आते रहे उनके इधर उधर बयान, लेकिन आमने सामने में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे खाते सील कर दिए गए हैं, मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमारे ऊपर छापे पड़ जाते हैं, हमारे लोगों को बीजेपी तोड़ रही है। ऐसी स्थिति में चुनाव के अंदर एंटर करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो 100 का आंकड़ा छू रही है सबकी उम्मीदों के खिलाफ? कुछ तो उन्होंने किया और कुछ हो गया सॉर्ट ऑफ, ठीक है। जब पब्लिक आक्रोश तो नहीं कहेंगे, बट अगर एक डिसकंटेंट है पब्लिक में, क्योंकि सारे सर्वेज में एक विरोधाभास दिखता था। मूड ऑफ द नेशन सर्वे, लोगों के इनकम कम हुए, लोग अपने फ्यूचर को लेके उतना होपफुल नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, रूरल डिस्ट्रेस है, लेकिन बीजेपी आगे है। CSDS का प्री पोल सर्वे सिमिलर, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज सब कुछ है, लेकिन 12% की लीड है बीजेपी को वोट शेयर में। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है, ऑफ कोर्स, जिसको क्वेश्चन उस वक्त भी किया गया कि ऐसा था कि नहीं भाई फिर भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर है, निकाल लेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अगर कांग्रेस पार्टी और भाजपा की अगर हम कॉन्टेस्ट देखें तो कुछ चीजें हो गई, जैसे कि चुनाव लोकलाइज हो गया, और मार्च के महीने में कुछ चीजें हुई जो बीजेपी के कंट्रोल में नहीं थी, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हो गया। तो जो बातें हश हश में होती थी पहले, वो पटल पर खुल के सामने आ गई कि भाई
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्वेश्चन मार्क हो गया बहुत बड़ा। ठीक है, क्योंकि लोग पार्टी विद द डिफरेंस टैग हम लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कमज़ोर हुआ, बीजेपी का बहुत कमज़ोर हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड इशू के बाद। फिर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ और आम आदमी पार्टी का भी सोशल मीडिया नैरेटिव जो है कांग्रेस से मजबूत ही है, कमज़ोर नहीं है, तो उन्होंने भी उसको एक अच्छा खासा बनाया। और बीजेपी पॉजिटिव कैंपेन से नेगेटिव कैंपेन पर चली गई। बीजेपी का कैंपेन उस वक्त तक राम मंदिर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2047 तक विकसित भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी और लाभार्थी वोट बैंक, इस पर लार्जली केंद्रित था। मार्च से करप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का फोकस हो गया। अगर आप देखेंगे कि मैं कोई भी करप्ट होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल जाना पड़ेगा और ये सब। तो ये नेगेटिव कैंपेन है। करप्शन का नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। पॉजिटिव कैंपेन लोगों को जोड़ता है, नेगेटिव कैंपेन एक्सक्लूड करता है। अब जो ये 12% मोदी प्रीमियम था, उसमें लार्जली कौन है? उसमें लार्जली नॉन अलाइंड वोटर हैं, न्यूट्रल वोटर हैं। इस बार उन मिडिल क्लास या रिच क्लास के दिमाग में भी सवाल उठ गया कि भाई भाजपा पार्टी में तो डिफरेंस नहीं है, भाजपा ऑन अ डेली बेसिस दूसरी पार्टी के लीडर्स को ले रही है। अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास और अपर क्लास या रिच क्लास से भाजपा का वोट शेयर गिरा है 3% और वही शायद मोदी प्रीमियम को उसने कमज़ोर किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये चुनाव जो था वो लार्जली था कि भाई क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ही उम्मीद नहीं थी कि क्या भाजपा को हरा सकती। अभी पिछली बार 190 सीटें थी, 175 भाजपा जीती थी और कांग्रेस पार्टी 15, 92%, 8%। इस बार भाजपा बनाम कांग्रेस 215 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी 62 सीट्स जीती है, 30% स्ट्राइक रेट, जो उसका 10% भी नहीं था, और भाजपा 153, यानी भाजपा की 22 सीटें कम, 175 जीती थी, 153 हो गई, और कांग्रेस पार्टी की 47 सीटें बढ़ी हैं भाजपा से डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में। 52 + 47 करेंगे 99 हो जाता है, जो उनका टैली है, इसी तरह से रिकंसाइल होता है। तो ये अप्रत्याशित, कोई नहीं कह सकता था कि भाई कांग्रेस पार्टी भाजपा बनाम कांग्रेस में कॉन्टेस्ट में ये जीत सकती है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। ऑफ कोर्स हमने करप्शन और एक पार्टी में तो डिफरेंस की बात करी, और कहीं ना कहीं लोकलाइज हो गया चुनाव। आपने अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश पे हम डिटेल में फोकस करेंगे आगे जा करके। भाजपा ने लगभग आधे कैंडिडेट्स चेंज किए अगर आप यूपी को हटा दें तो, और यूपी में आपको ज़्यादा पता, मुझे लगता है कि 10-15% भी कैंडिडेट चेंज नहीं किए थे। जी 17 के आसपास चेंज किए हैं, जो कि वही 20% के करीब बस, क्या 30%, 30 नहीं 25% के करीब हुआ। तो इससे चुनाव लोकल हो गया, क्योंकि भाई उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी। और जो ये मिशन 400 से जो कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव था कि भाई बीजेपी 400 सीटें आएंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा और आरक्षण खत्म होगा, इसका बहुत इम्पैक्ट हो गया SC/ST रिजर्व सीट्स पर, जहां बीजेपी की लगभग 22 सीटें कम हो गई। आई थिंक इंडिया टुडे DIU का ही एक डेटा है कि 156 सीटों पर जहां दलितों का इन्फ्लुएंस है, वहां पर इंडिया ब्लॉक की टैली 53 सीट्स बढ़ गई है, और बीजेपी की 34 या समथिंग कम हुई है, अदर्स की 19 कम हुई है। एक इंडिया टुडे का ही डेटा है। ये नैरेटिव काफ़ी चल गया, और बीजेपी को ये रियलाइजेशन फेज़ 3 में हुआ। अगर आप देखेंगे तो फेज़ 3 के अराउंड प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, करेक्ट, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, फेज़ 3 के अराउंड। तो बीजेपी भी अचंभित थी कि ये जो नैरेटिव है ये SC/ST रिजर्व्ड सीट्स में कैसे पहुंच गया, क्योंकि बीजेपी हमेशा प्राइड करती है कि हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं, बूथ लेवल के लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। तो पन्ना प्रमुख या बूथ लेवल के लोग करते क्या हैं? वो लोग मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, और वोटिंग वाले दिन वोट दिलाने लेके जाते हैं। अब SC/ST रिजर्व्ड सीट्स पर भी अगर आप 5 साल देखेंगे पीछे, तो बीजेपी के स्कीम्स की वजह से, इनकम सपोर्ट की वजह से, और खास करके कोविड की वजह से आज की डेट में लार्जली परिवारों के पास स्मार्टफोन है।
तो बिकॉज ऑफ बीजेपी स्कीम्स एंड बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा अपलिफ्टमेंट हुआ है SC ST समाज का। मैंने ऐसे अपलिफ्टमेंट वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं। तो सोशल मीडिया पे आने की वजह से, अवेयरनेस लेवल्स पे इंक्रीमेंट की वजह से ये नैरेटिव चल गया। तो जो एक एडवांटेज था बीजेपी को कि मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए नीचे ग्राउंड पे लोग चाहिए, वो न्यूट्रलाइज हो गया इस बार। नीचे ग्राउंड पे लोगों की जरूरत नहीं थी क्योंकि लार्जली सोशल मीडिया नैरेटिव और सोशल मीडिया पे लार्जली लोग थे। तो इन कुछ कारणों की वजह से मुझे लगता है कि मिला जुला करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी इस बार एक अप्रत्याशित जीत मिली। एंड ऑफ कोर्स अलायंसेस जो उसने बनाए, अब यूपी में अलायंस था, हमने देखा रिजल्ट क्या है, और महाराष्ट्र में भी एक सॉलिड अलायंस था और हमने देखा रिजल्ट क्या है। बिहार में भी चलिए 8-9 सीटें ही कम हुई हैं, लेकिन एक अलायंस था, उसमें लेफ्ट पार्टीज को जोड़ा गया, तो उसका भी हमको रिजल्ट देखने को मिला। और एक अलायंसेस जो बनाई तो उससे सीट बाय सीट हो गया। जैसा कि इस चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें सबके पास खुश होने के लिए कुछ ना कुछ है। जीते हुए लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हारे हुए लोग जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के बारे में अब तक ये कहा जाता था कि बीजेपी भले ही इतनी ताकतवर पार्टी हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कह रही है, लेकिन वो लार्जली हिंदी पट्टी की पार्टी है। मध्य प्रदेश के नीचे बीजेपी का अस्तित्व कर्नाटक को छोड़ के नहीं है। इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ाया है, केरला में वोट शेयर बढ़ाया है, उड़ीसा में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, कर्नाटका में तो ज़बरदस्त किया ही है। क्या बीजेपी अब ये कह सकती है कि हम जेन्युइनली नेशनल पार्टी हो गए हैं भारत के अंदर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक? देखिए, अगर 2019 की भी प्योर डेटा, क्योंकि मैं तो लार्जली डेटा पे बात करता हूँ, तो आपको जान करके अचंभा होगा कि 2019 में भी साउथ इंडिया में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें थी उसकी। उसका एक कारण ये है कि सदर्न स्टेट्स में हर स्टेट में एक अलग रीजनल पार्टी है। डीएमके, AIADMK, CPM को भी मैं रीजनल पार्टी मानता हूँ, केरला में बची है, YSRCP, TDP, BRS। हर स्टेट में एक अलग क्षेत्रीय दल है और इन दलों का आपस में गठजोड़ नहीं है, अलायंस नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट दिखती थी। हाँ, अब इस बार जैसा आप कह रहे हैं वोट शेयर के मामले में बीजेपी ने वोट शेयर अपना बढ़ाया है, तमिलनाडु में बढ़ाया है, हालांकि सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो उतना नहीं है कि एक भी सीट दिला सके। केरल में वोट शेयर बढ़ा है, तेलंगाना में वोट शेयर भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं। आंध्र प्रदेश में लार्जली तो TDP की वजह से उनकी सीटों में इजाफा हुआ है। तो लगभग इस बार जो पिछली बार सदर्न स्टेट से 9% ऑफ द टैली था एनडीए का, इस बार 17% है, दुगना है, लार्जली बिकॉज TDP ऐड हो जा रही है, पिछली बार थी नहीं। और ईस्टर्न स्टेट्स में भी उड़ीसा में स्वीप किया है पार्टी ने, बंगाल में थोड़ा लॉस हुआ है और उड़ीसा में स्वीप किया है। हिंदी हार्टलैंड में कम हो गया है इस बार, वेस्टर्न रीजन में कम हो गया है। लेकिन हाँ, अब एक पैन इंडिया जरूर बीजेपी का एक जो ऑलरेडी एक प्रेजेंस था उसको और मजबूती मिली है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसमें वो कमज़ोर हो गई है। वही मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जो हम कह रहे हैं कि भाई वोट शेयर बीजेपी का तो उतना ही है, 37% है, तो कैसे 63 सीट्स कम हो गई। तो उसका वोट शेयर बढ़ा है, तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आई, उसका वोट शेयर बढ़ा है केरल में एक ही सीट आई, उसका वोट शेयर बढ़ा है पंजाब में एक भी सीट नहीं आई। तो जहाँ जहाँ वोट शेयर बढ़ा है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और जहाँ वोट शेयर कम नहीं होना चाहिए था जैसे यूपी, वहाँ पर सिग्निफिकेंटली कम हो गया, महाराष्ट्र थोड़ा बहुत कम हो गया, बिहार वहाँ कम हो गया, कर्नाटक वहाँ कम हो गया, जिसकी वजह से सीटें वो जो उसके पास थी उसमें से 63 सीट्स निकल गई। जो जनादेश आया उसमें एक बात तो क्लियर है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए वोट नहीं पड़े। राहुल गांधी का ब्रांड थोड़ा मजबूत हुआ, मोदी जी का ब्रांड थोड़ा वीक हुआ और बीजेपी की सीटें कम हुई। तो ये जनादेश क्या फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बनवाने के लिए ही दिया गया था, या वो वोटर जिसने बीजेपी और एनडीए को वोट नहीं किया, क्या वो सरप्राइज होगा कि फिर से वो सरकार बन गई है? मुझे लगता है कि आई थिंक जैसा नीरज भाई साहब भी कह रहे थे, विपक्ष को ये कभी लगा ही नहीं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। आई डोंट थिंक फेज 1 से वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। पहले ऑब्जेक्टिव था कि भाई इनकी 400 नहीं आने देंगे, फिर जैसे जैसे फेज शुरू हुए तो भाई बीजेपी की 303 नहीं आने देंगे या नहीं आएगी लेट्स से, फिर हुआ कि भाई बीजेपी की 272 नहीं आएगी। लेकिन कभी भी
कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक ने ये नहीं बोला कि हमारी 272 से ऊपर आ रही। तो आपने कभी जो न्यूट्रल वोटर हैं, जो लेट डिसाइडर्स हैं, उनको ये मैसेज नहीं दिया कि हमारी सरकार बन सकती है, हम रेस में हैं। आपने सिर्फ लंगड़ी मारने वाली बात करी कि भाई हम 400 नहीं होने देंगे, 350 नहीं होने देंगे, 303 नहीं होने देंगे और 272 नहीं होने देंगे। आपने कॉन्फिडेंस वो दिखाया नहीं। अब आप जब मैंडेट की बात करें तो मैंडेट है क्या ये, अगर आप इस मैंडेट को समझना चाहें या हम लोग कोशिश करें समझने की, तो तीन इसके मैसेजेस हैं लार्जली। एक है बैलेंस ऑफ पावर, कि भाई भारत में आई थिंक 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 10 में नॉन एनडीए की सरकार है। भारत एक मतलब स्टेट्स का एक फेडरेशन है, करेक्ट, यूनियन है। तो अब रीजनल पार्टीज जो पिछले 10 साल से पावर से बाहर थे, वो अब पावर में की रोल प्ले करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर, सत्ता का संतुलन है ये। वोटर ने एक मैसेज दिया है कि भाई रीजनल पार्टीज का भी से होना चाहिए, सिर्फ नेशनल पार्टीज का नहीं होना चाहिए। नेशनल पार्टीज अगर बहुत ज़्यादा मजबूत हुए तो ऑफकोर्स संविधान बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर है आपका स्टेबिलिटी। अब इस अलायंस में स्टेबिलिटी कैसे आती है? अब चाहे जो भी कह लिया जाए, आज भी बीजेपी की जो टैली है वो लगभग 2.5 गुना है कांग्रेस पार्टी के टैली से। आज भी बीजेपी की जो टैली है वो पूरे इंडिया ब्लॉक के टैली से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी कंटिन्यूज टू बी द सेंट्रल पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आज भी सबसे बड़ा दल और सेंट्रल पोल है बीजेपी। अब स्टेबिलिटी ऐसे भी आती है कि जो एनडीए ब्लॉक है उसका 80% भाजपा है इन टर्म्स ऑफ टैली, 80% है। 240 डिवाइडेड बाई 292, 293 जो भी बात मान लें। जो पिछले सरकारें थी कोalition की, 1999 में भाजपा की 180 थी तो 100 सीटों की डिपेंडेंसी थी। कांग्रेस पार्टी की जब 206 भी आई तब भी लगभग 80 सीटों की डिपेंडेंसी थी। इस मैंडेट को आप 1991 के मैंडेट से जोड़ करके देख सकते हैं। उस समय जब अलायंस बना था कांग्रेस पार्टी का तो 244 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, और वो जो एरा है उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस एरा में हुए। तो एक स्टेबिलिटी के लिए भी वोट है कि भाई सरकार एनडीए की बन रही है, बीजेपी लीडिंग पार्टनर रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरा टर्म लेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट पावर बीजेपी के पास नहीं रहेगी। रीजनल क्षेत्रीय दलों और उनकी संवेदनाओं और सेंटिमेंट्स का भी उनको रखना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूटी कैसे? कॉन्टिन्यूटी अब स्टेबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है कि भाई कॉन्टिन्यूटी इन द सेंस यही गवर्नमेंट रहने वाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इसको चलाने वाले हैं, क्योंकि कभी भी विपक्ष ने क्लेम नहीं किया कि हम सरकार चलाएंगे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक वीक स्पॉट अलायंस का था, क्योंकि उन्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वो भी ये चुनाव जीत सकते हैं। तभी वो जाकर के लेट डिसाइडर्स, जो 28% थे इस बार भी लेट डिसाइडर्स, उनका मन बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि हम जीत रहे हैं। चुनाव हो चुके, सरकार बन चुकी, जिसको विपक्ष में बैठना था वो विपक्ष में बैठ चुके। विपक्ष में बैठने के बाद भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जोश एनडीए से ज़्यादा हाई है। अगले 5 साल तक अब कोई चुनाव होने नहीं है। पहली बात तो ये कि क्या जो एनडीए की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के गठबंधन से बनी है, उसको लेकर बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि ये सरकार चल नहीं पाएगी। मोदी जी को गठबंधन पर डिपेंड करना पड़ेगा और वो गठबंधन उनके हिसाब से सरकार को चलाएगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगले 5 साल तक इस सरकार का क्या भविष्य है, और दूसरा कि इंडिया गठबंधन अपने इस मोमेंटम को 2029 तक कैसे कंटिन्यू रख पाएगा। अब देखिए, अगर आप बीजेपी तो चाहेगी कि डिपेंडेंस इन दोनों अलाइज पे कम हो जाए, तो आज के डेट में भी, क्योंकि 10 इंडिपेंडेंट्स और नॉन अलाइंड पार्टीज ने भी सपोर्ट दे दिया है, इसका मतलब बीजेपी इन दोनों दलों के बिना भी मेजॉरिटी से ऊपर है आज की डेट में, 275 सीट्स पर है। लेकिन अब स्ट्रेटेजिकली 10 पार्टियों को मैनेज करना बेटर है कि 2 पार्टियों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये कोएलिशन एरा है। कोएलिशन एरा में मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा है कि 1 वोट से भी सरकार एक बार जा चुकी है। तो दैट सेड, इन दोनों पे डिपेंडेंसी रहेगी। लेकिन अब ये दोनों क्या करेंगे भविष्य में, ये कहना तो मुश्किल है।
लेकिन इनके लिए भी अपसाइड क्या है? अगर नीतीश कुमार वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके लिए लाइफ में अपसाइड तो प्राइम मिनिस्टरियल ही पोस्ट है, और क्या अपसाइड बचा उनके लिए? और चंद्रबाबू नायडू मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट के लिए एस्पिरेंट है। दोनों ही पार्टियों का जेनेसिस कहीं ना कहीं एंटी कांग्रेस रहा है। एनटीआर या टीडीपी का जन्म ही वैसा हुआ है, और आप जेडीयू को भी जनता पार्टी से आप जोड़ सकते हैं कि जनता पार्टी का जेनेसिस भी। और कहीं ना कहीं नीतीश को बहुत धक्का लगा है कांग्रेस पार्टी से, खास करके अगर आप बयानों को देखेंगे कि उन्हें इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन नहीं बनाया गया या कन्वीनर नहीं बनाया गया, तो उससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। अगर आप ये दोनों दल जो लास्ट 3 महीने में स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं, ये दोनों अगर आज इंडिया ब्लॉक के साथ होते तो क्या रिजल्ट होता? टीडीपी भी टीडीपी भी काफी टाइम तक कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहती थी। जैसे ही कांग्रेस 3-0 हारी है हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में, उसके बाद उसका मन बदला है, क्योंकि उसे लगा कि मोमेंटम उसके साथ नहीं है। तो पुल्स एंड प्रेशर्स तो कोएलिशन एरा में होंगे ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप कल की मिनिस्ट्री भी देखें तो बीजेपी भी सीड ग्राउंड करने वाली है नहीं, क्योंकि वो उसका स्टाइल नहीं है। क्योंकि पहले ही बार अगर उसने सीड ग्राउंड कर दिया तो आगे 5 साल उसको बैकफुट पे रहना पड़ेगा। कल 72 मंत्रियों में से मुझे लगता है 11 या 12 ही अलाइज के हैं, 60 भाजपा के हैं। यानी जो जिस प्रोपोर्शन में मैंडेट है, बीजेपी 80%, अलाइज 20%, उसी प्रोपोर्शन में मिनिस्ट्री भी दिया गया है। मिनिस्ट्री ज़्यादा नहीं दिया गया है, जो पहले एक धारणा थी कि शायद 3 पे 1, 4 पे 1, जो 15, 16, 20 हो सकते हैं, वैसा हुआ नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियोज में क्या होता है। पोर्टफोलियो में भी खींचतान चलती है, नहीं चलती है। प्रेशर्स, पुल्स एंड प्रेशर्स रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी काफ़ी प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल पर्सन है। वो भी समझते हैं इस मैंडेट को, पब्लिक में नहीं दिखा सकते वो, या फिर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और कैडर्स को नहीं दिखा सकते कि हमें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। वो तो दिखाना ही पड़ेगा उनको कि भाई हम जीते हैं और हमारी सुप्रीमेसी है। तो वो इस रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे, क्योंकि 2 लोगों को मैनेज करना है। वॉट एवर सेड एंड डन, उनकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, हमने देखा है कि भाई ग्लोबल लीडर्स के साथ उनके बहुत पर्सनल और अच्छे संबंध हैं। तो इन 2 लोगों को मैनेज करना है, मुझे लगता है कर लेना चाहिए, कर सकते हैं, कर लेंगे वो। और इन दोनों की एक कमजोरी है जो बीजेपी के लिए लीवे है, ये दोनों अपने फैग एंड ऑफ करियर में हैं। इन दोनों की पार्टीज में सत्ता का स्थानांतरण होना है। सत्ता का स्थानांतरण किसी भी रीजनल पार्टी में बवाल पैदा करता है। हमने देखा है समाजवादी पार्टी, आरजेडी। तो इन दोनों लीडर्स को भी अब जेडीयू में भी निशांत कुमार की बात अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गई है, क्योंकि रीजनल पार्टी फैमिली कंट्रोल से ही चलता है। बिना फैमिली कंट्रोल के रीजनल पार्टी का भविष्य नहीं है। अगर आज बीजेडी का, ठीक है, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे नवीन पटनायक, बट अल्टीमेटली जब भी रिटायर होंगे तो उनके बाद क्या भविष्य है, क्योंकि कोई फैमिली कंट्रोल नहीं है। तो इन दोनों पार्टियों को भी बीजेपी का सपोर्ट चाहिए अपने दोनों बेटों को पार्टी में एस्टैब्लिश करने के लिए, और दोनों दलों को सरकार भी चलाने के लिए बीजेपी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है टीडीपी को नहीं चाहिए, लेकिन तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया कहीं नहीं, जिसकी वजह से ये सरकार जो है वो चल सकती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था शायद इंडिया, तो देखिए इंडिया ब्लॉक को तो कॉन्फिडेंस है ही अब भाई 232 सीटें हैं। अब इंडिया ब्लॉक में जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखिए ये लॉन्ग टर्म अलायंस नहीं है, पब्लिक को ये कन्वे करना जरूरी है कि ये लॉन्ग टर्म अलायंस है। आम आदमी पार्टी से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने शादी नहीं करी है। खड़गे जी ने अटेंड किया, लेकिन टीएमसी अभी इसका बॉयकॉट कर रही है, स्वेरिंग इन का। तो इंडिया ब्लॉक में एक विरोधाभास है, जो कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि अब एक नेचुरल लीडर है इस अलायंस का, क्या बाकी दल उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं एज लीडर? क्या अखिलेश 37 सीटें और ममता मेरे हिसाब से 29 सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं? ये इस तरह से नहीं चल सकता है जो पहले चला है। इस ग्रुप का लीडर कौन है, उसके ऊपर एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो एक बीजेपी का नैरेटिव है
कि भाई ये शॉर्ट टर्म अलायंस है, ये सिर्फ मोदी को हराने के लिए बना था, लोकसभा के बाद इसका कुछ नहीं है। तो ये राज्य के चुनाव में भी ये अलायंसेज हमको दिखने चाहिए, तभी जाकर के पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये जो अलायंस है एक कोहेसिव यूनिट है और बीजेपी को सिर्फ नेशनल इलेक्शन में नहीं, हर जगह स्टेट इलेक्शंस में भी काउंटर करने के लिए तैयार है। तब जा करके उनका एक सीन बनेगा। और एक लास्ट बात कहता हूँ कि जो 3 विधानसभा चुनाव हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो अभी होंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक मूड दिखाएगा। 2 जगह भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा ने वहाँ पर अच्छा नहीं किया है, तो उससे भी थोड़ा बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, इंडिया ब्लॉक और अलायंस पार्टनर्स को भी थोड़ा एक सिग्नल आएगा कि पब्लिक मूड किस तरफ है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं माइलस्टोन है अभी इस अलायंस के लिए, क्योंकि वो 6 महीने बाद होगा। 6 महीने में अलायंस को भी पता चल जाएगा कि भाई मोदी जी हमारी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मोदी जी ने हमें पोर्टफोलियोज दिए नहीं दिए, या बीजेपी अपनी चला रही है, अलायंस की चला ही नहीं रही। तो वो भी थोड़ा उनको क्लैरिटी आ जाएगी, तो उस समय पता चलेगा। वो एक मतलब माइलस्टोन है जो हमें देखना पड़ेगा। अमिताभ सर, मध्य प्रदेश, आपने लोकल चुनाव और वोट शेयर की बात करी कि कई जगह लोकल फैक्टर्स ने बहुत काम किया, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में जाएं तो लोकल फैक्टर ने काम किया। राजस्थान में जहां इनकी अभी 6 महीने पहले सरकार बनी थी, या मध्य प्रदेश में जहाँ 6 महीने पहले सरकार बनी थी, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, वहाँ 6 महीने पहले सरकार बनी थी। तो यहाँ माने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को तो हम देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि लोकल फैक्टर ने, वहाँ किस फैक्टर ने काम किया? वहाँ क्या मोदी फैक्टर था, या वहाँ माने ये जो मोहन फैक्टर, जो बीजेपी का फैक्टर क्या था? आखिर वहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 की 30 29 की 29 सीटें इन्होंने ले ली? इनका वोट शेयर भी पहले से बढ़ा और कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ। देखिए, चुनाव लोकल करता कौन है? लोकल लीडर्स करते हैं। तो लोकल लीडर है कौन मध्य प्रदेश में अभी? कमलनाथ, फैग एंड ऑफ करियर। दिग्विजय सिंह, फैग एंड ऑफ करियर। अरुण यादव हुआ करते थे एक टाइम पे, ओबीसी लीडर थे, उनको हटा दिया गया प्रेसिडेंट से। पटवारी को बनाया गया है, जीतू पटवारी को। क्या वो उनकी ऐसी एक्सेप्टेंस और हेफ्ट है? तो माहौल था कि भाई हर जगह लोकल बन रहा है चुनाव, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप उसको लोकल बना नहीं पाई वहाँ पे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लोकल लीडरशिप भी अगर आप देखेंगे तो शिवराज चौहान, मोहन यादव वर्सेस कमलनाथ एंड दिग्विजय, अगर आप उस तरह से देखें, क्योंकि शिवराज वहाँ पे लड़े हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफकोर्स मोदी फैक्टर वहाँ पे अन्य राज्यों के कंपैरिजन में ज़्यादा काम किया। लोकल यूनिट इस चुनाव को लोकल नहीं बना पाई, और यहाँ पर कोई अलायंस पार्टनर नहीं है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को खुद से लड़ना है, जो कि उसने कुछ राज्यों में किया है, हरियाणा में किया, राजस्थान में किया, यहाँ पर नहीं कर पाई। तो ये प्योरली लोकल यूनिट की फेलियर है। और एमपी भी कहीं ना कहीं गुजरात की तरह एक स्ट्रांग फोर्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो पहले 3 राज्य जहां भाजपा की सरकारें बनी हैं, वहां पर आई थिंक मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी ही हैं। तो गढ़ है और वो होल्ड मेंटेन रहा, लोकलाइज कर नहीं पाए विपक्ष चुनाव वहाँ पर। 47 सीटें सर, मैंने जो सांसद वाली सीटें हैं वो प्रभावित होती हैं आदिवासी वोटर्स से। हम जब ये बात करते हैं, जब कांग्रेस ये बात करती थी, राहुल प्रियंका ने मध्य प्रदेश में बहुत सारी रैलियां की, उसमें यही कहा गया कि संविधान, जो ये लास्ट में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई जिसकी, कि संविधान बदल देंगे, 400 पार हुए तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो ये फैक्टर कैसे वहाँ काम नहीं किया इस फैक्टर ने? आप क्या कहेंगे इस पर सर? मतलब कंडीशंस थे, कंडीशंस राइट थे, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये बूथ लेवल तक पहुंच गया था, ठीक है, वहां भी पहुंच गया था। वहां पे भी 3-4 सीटों पर कांटे की टक्कर थी, करेक्ट। जहां तक अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे, चुनाव से पहले तो आई थिंक फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट, जहां से कांतिलाल भूरिया लड़ रहे थे, वो सीट, झाबुआ सीट, करेक्ट। तो ये 2-4 सीटें तो वही थी, और कमलनाथ जी की, और या नकुलनाथ की, और दिग्विजय सिंह की, यही 4 सीटों की वहाँ पर 4 या 5 ऊपर नीचे बात हो रही थी। तो उसमें से आधी तो SC/ST रिजर्व सीट्स ही थी। लेकिन लोकल यूनिट इस सेंटिमेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। हाँ सर, सुषमा यूपी तक से। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका है।
अगर बहुमत से रुकी है बीजेपी तो यूपी सबसे बड़ा उसके लिए एक फैक्टर रहा। अखिलेश यादव बड़ा फैक्टर है। पीडीए का नारा आपने उसका जिक्र भी किया कि संविधान खत्म कर देंगे 400 के पार अगर गया, तो ये एक बड़ा फैक्टर बना। तो बीजेपी इससे ओवरकम कैसे करेगी? क्योंकि हमने देखा कि कल जब मंत्रिमंडल का एक तस्वीर आती है तो उत्तर प्रदेश में ही 5 ओबीसी, मोदी को मिला करके, प्रधानमंत्री को मिला करके 2 दलित, यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलती है। और फिर चाहे आप एमपी का क्योंकि जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी, तो एमपी में तो कहीं कोई जनरल दिखता ही नहीं उस लिस्ट में। बिहार में भी 2 दलित और बाकी ओबीसी पे दांव, सभी स्टेट्स में हमने देखा फोकस ओबीसी और दलित पर। क्या इससे ओवरकम कर पाएंगे, या फिर एक जो नैरेटिव सेट हो गया कि जाति जनगणना नहीं करवा रहे आप, धोखा दे रहे हैं, या फिर अब संविधान को लेकर के आप हिंदुत्व की एक छवि है, मंडल के ऊपर कमंडल आपका पहले हमेशा रहता है, वो एक भारी पड़ सकता है आगे के लिए? देखिए क्या है कि यूपी में हमने देखा है कि एक अलग रिजल्ट है और बिहार में एक अलग रिजल्ट है। सिचुएशंस लार्जली सिमिलर ही थे, बिकॉज वहाँ भी कास्ट सेंसस की डिमांड थी। वहाँ क्यों नहीं चला ओबीसी और SC/ST कार्ड, यहाँ आपका चल गया। तो मुझे लगता है कि 4-5 कारण पहले अपने को समझने पड़ेंगे कि इतना लोकल हो कैसे गया चुनाव, क्योंकि ये तो नेशनल चुनाव था। विधानसभा में लोगों ने जाति के नाम पे वोट नहीं किया और मोदी और योगी के नाम पे वोट किया, करेक्ट? तो अभी क्यों कर दिया? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण तो था कि भाई जब केजरीवाल जेल से निकले, उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स किए। एक कि भाई मोदी नहीं रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, रिटायर होंगे, और योगी सीएम नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता है, मुझे ध्यान नहीं है कि इतना वेहेमेंटली किसी ने आकर के योगी के मतलब योगी सीएम नहीं रहेंगे या योगी सीएम रहेंगे, ये किसी ने आके बोला इतना स्ट्रांगली, जितना लोगों ने ये बोला कि भाई नहीं मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में, जिससे एसोसिएटेड है आपका राजपूत समाज का जो एंगर या डाउट हो गया, ठीक है। दूसरा ये लोकल एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है। आपने पूरे भारत में आधे कैंडिडेट चेंज कर दिए, अगर यूपी हटा दे तो 132 चेंज किए थे आपने यूपी मिला के, और आप लोग कह रहे हैं 15-17, मुझे लगता है वो 11 ही नंबर है, शायद 11-12 ही होगा शायद वो नंबर, हो सकता है, ठीक है। तो पूरे भारत में आपने आधे एमपीज रिप्लेस कर दिए और यहां पर आपने ऑलमोस्ट सबको रिटेन कर दिया। क्यों? तो होता क्या है कि आप जब एमपी रिप्लेस करते हैं तो कारण क्या है उसका, परसेप्शन क्या है लोगों के दिमाग में कि भाई इसने काम नहीं किया तो इसको रिप्लेस किया, करेक्ट। तो वोटर कहता है कि भाई मेरे एमपी ने काम नहीं किया तो आपने इसको क्यों नहीं रिप्लेस किया। तो ऑटोमेटिक चैटर लोकल शुरू हो जाता है ना, एमपी की बात शुरू हो जाती है, एमपी ने काम किया नहीं किया। और ये क्लासिक केस है ये 2018 में जब हम लोग एमपी के लिए काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, वहां भी मंत्री सारे हार गए थे, अगर आपको ध्यान हो 20 आउट ऑफ 33 हार गए। क्योंकि होता क्या है कि वोटर ने एक प्रोटेस्ट वोट भी किया कि भाई आपने दुनिया भर के एमपी बदल दिए, आपकी 400 वैसे ही आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार बन रही है, एक प्रोटेस्ट वोट करूंगा, ये एमपी हारेगा। जैसे ही लोकल चैटर, अब ये जो आप कह सकते हैं सेंटिमेंट अगर बहुत सारी सीटों पर फैल जाए तो आपको मुश्किल हो जाएगी, जो कि हुआ। ऑफ कोर्स इसमें मंडल कमंडल जुड़ गया जैसा आप कह रहे हैं, और इसमें दलित वोट जो बीएसपी का जो और डिक्लाइन हुआ उसका फ़ायदा मिल गया, और इसको स्ट्रेटेजिकली कर दिया गया। अगर आप देखें तो, अगर बिहार से कंपेयर करें, क्योंकि भाई वहाँ हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हुआ। राजद ने 9 आउट ऑफ 23 यादव कैंडिडेट्स को दिए टिकट, 9 आउट ऑफ 23 इज लाइक सिग्निफिकेंट नंबर, 39-40%। इन्होंने सिर्फ 5 दिए। इन्होंने आई थिंक समाजवादी पार्टी ने 6 या 7 मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया, वहाँ पर भी वो नंबर 8 या 10 है। तो समाजवादी पार्टी MY पार्टी है, इस इमेज को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ 20% MY कैंडिडेट आपने दिए, जबकि आबादी 30% है। और ओबीसी कैंडिडेट्स में आपने बीजेपी से ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट दे दिए, 23 वर्सेस 32 ऐसा कुछ नंबर है। तो जो नॉन यादव बीजेपी वहाँ पर बढ़ी कैसे है, एसेंशियली यादव वर्सेस नॉन यादव पॉलिटिक्स और जाटव वर्सेस नॉन जाटव पॉलिटिक्स करके। तो नॉन यादव अगर आपने, आई थिंक समाजवादी पार्टी ने 26% टिकटें तो कुर्मी कुशवाहा, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे लगता है समाज को दे दिया।
तो इस वोट में सेंध मारने में आप कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव लोकल हो गया था। चुनाव अगर नेशनल हुआ होता तो शायद ये काम नहीं करता उतना, लेकिन बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ने चुनाव को लोकल कर दिया। लोकल एमपीज, उनकी बात होने लगी, उनके कामकाज की बात होने लगी, उसमें ये फैक्टर्स एड ऑन हो गए। फिर बीजेपी अभी तक नंबर 1 पार्टी बन चुकी थी नॉन जाटव समाज में। इस बार समाजवादी पार्टी आगे हो गई है, जाटव समाज का भी वोट वो लेने में कामयाब रही है। तो बीजेपी को भी ये उम्मीद थी कि जब बीएसपी और कमजोर होगी तो जैसे नॉन जाटव वोट बीजेपी के पास आया है, जाटव भी आ जाएंगे, क्योंकि पावर अगर आपको चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन वहां पर भी लगता है जैसे बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स करी है यादव वर्सेस नॉन यादव की, जाटव और नॉन जाटव समाज में भी थोड़ा फ्रिक्शन है। उसको कहीं ना कहीं भी समाजवादी पार्टी ने एक्सप्लॉइट कर लिया, क्योंकि 6 कैंडिडेट दे दिए जाटव 2 सीटों पे, तो काफी लोकल हो गया चुनाव। अब इससे उबर पाएगी कि नहीं, अब बट ये जो गठजोड़ भी है दलित मुस्लिम यादव का, ये इतना परमानेंट सॉर्ट ऑफ गठजोड़ नहीं है, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ठीक है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी इसको कैसे साध पाती है। आसान नहीं रहने वाला इसलिए क्योंकि बीजेपी का भी जो ग्रोथ है वहां पर वो लार्जली लीडर्स जो बाहर से आए हैं उनके थ्रू हुआ है। अभी को थोड़ा हट जाऊंगा, नेशनल लेवल पे भी जो 110 लोग दूसरे पार्टियों के खड़े थे उसमें से 70 लोग चुनाव हारे हैं, यानी लगभग 60% से ऊपर चुनाव हार गए। और पहले ये 2016 से 20 के बीच में जो बीजेपी ज्वाइन करता था उसके चुनाव जीतने की संभावना 52% होती थी एडीआर सर्वे के अनुसार, अब वो 70% हारने की हो गई। करेक्ट। तो क्योंकि बीजेपी का जो एक एक्सपेंशन है, ऑफ कोर्स नॉन यादव, ओबीसी और नॉन जाटव वोटर प्लस एमएनए, जिसको स्ट्रैटेजी जिसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं मार्केट टर्म्स में, ऑर्गेनिक है, खुद की नहीं है, इनऑर्गेनिक है, अक्वायर करके ली हुई है, तो डिफिकल्टी हो सकती है। 10 साल नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई एकदम इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया यूपी अचानक से। तो ये सब इश्यूज रहेंगे, देखना पड़ेगा उसको कैसे पार्ट। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मायावती चर्चा सारी घूम फिर करके इंडिया ब्लॉक और इधर एनडीए पर हो रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। मायावती का फ्यूचर क्या, वहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं कि अब वो जाटव वोट उनके साथ है, रहेगा या नहीं रहेगा, बसपा के लिए क्या? मुझे तो लगता है कि बसपा की पॉलिटिक्स जो है अब वो, इसमें ऐड करूंगी चंद्रशेखर क्या जाटवों के लिए एक विकल्प? नगीना में जिस तरह का हमने नतीजा देखा, बहुत चौंकाने वाला नतीजा था। करेक्ट। तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हो गए कि भाई ऑलरेडी बीएसपी कमजोर हो गई, मतलब होने वाली है या अभी भी और बचा है कमजोर होने के लिए, मुझे लगता नहीं है कि अब वो एंगल बचा है। बीएसपी कमजोर हो गई है, अपने डिक्लाइन मोड पे है, पार्टी का रिवाइवल बहुत ही मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। अब 2027 में दिख जाएगा वो कितना रिवाइव करती है। उसका कारण यह है कि भाई जब पॉलिटिक्स ही बाइपोलर हो गई तो उसमें थर्ड पार्टी हो गई वो। बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर स्टिक हो गया है बीएसपी को, ये जो मामला है, तभी मुस्लिम समाज भी उनसे छिटक गया है। और एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप दिख रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतना उतना आसान है नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी है क्या, उसको तो 1% वोट भी नहीं था जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक ही सीट। तो एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है, तो जाटव या नॉन जाटव समाज को एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप दिख रही है। मायावती बी टीम ऑफ बीजेपी एक एलिगेशन है, चिपक गया है उनके साथ, और ऐसा कोई खुद में नहीं दिख रहा है कि मायावती अब बहुत ग्राउंड पे उतर के मेहनत करके इस वोट बैंक को वापस लाने वाली। हाँ, इस बार समाजवादी पार्टी नहीं सक्सेस होती तो मायावती ये कह सकती थी कि भाई देखिए समाजवादी पार्टी लगातार 4थी या 5वीं बार फेल हुई है, अब आप मुझे वोट दीजिए, मैं बीजेपी को टेक ऑन कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है अब काफ़ी मुश्किल बीएसपी के लिए होने वाली है। अब ये लार्जली बाइपोलर ट्रेंड होता जा रहा है। तो अखिलेश यादव क्या वो बिल्कुल क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा वोट शेयर उनका बढ़ता है, वोट परसेंट उनका बढ़ता है, सीट्स भी बढ़ती हैं, और इस बार तो अप्रत्याशित, मुझे लगता है कि सपा के इतिहास में पहली बार लोकसभा में इस तरह की सीटें एक तरफा आई हैं। तो अखिलेश यादव का फ्यूचर क्या, वाकई में क्या 27 में पिक्चर यूपी की बदल सकते हैं अखिलेश?
नहीं, क्या यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी की बात आती है, जो हमने रजत के साथ भी काफ़ी डिस्कस किया और नीरज जी के साथ पहले, कि 2022 में भी क्या हुआ। 2022 में समाजवादी पार्टी को लगा कि भाई सारे पार्टियों का वोट इकट्ठा करके हम बीजेपी से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो 22% से वो 31-32% हो गई, बसपा घट गई 10%, लेकिन बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ गया। तो नंबर 2 पार्टी कहीं भी नंबर 1 पार्टी को तभी हरा सकती है जब नंबर 2 पार्टी नंबर 1 पार्टी से वोट ले ले, जो इस बार हो गया। 50% से 41% पर भाजपा आ गई। नेशनल लेवल में भी यही रीजन है, बीजेपी कैसे अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, क्योंकि उसका वोट शेयर वहीं का वहीं है, 37% है। कांग्रेस का वोट बढ़ा है, इंडिया ब्लॉक का वोट बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का घटा नहीं है। आपको चुनाव जीतने के लिए लीडर के वोट शेयर में सेंध मारनी पड़ती है, तभी यह स्ट्रैटेजी चेंज हुई कि भाई कुर्मी कुशवाहा बीजेपी के वोट से आपको खींचना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब यह स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई और दिख भी गया हमें कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर रही है। अब यहां से अब वो लोकसभा के भी सांसद चुने गए हैं और पार्टी में करिश्मेटिक लीडर तो वही हैं। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई अब वो लोकसभा की सीट छोड़ते हैं या विधानसभा की सीट छोड़ते हैं। स्ट्रैटेजी वाइज उन्हें लोकसभा की सीट छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उन्हें फोकस वहां करना है तो विधानसभा में स्टेट में रह करके उन्हें अब ये जो मोमेंटम बना है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा अगले 3 साल तक। नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका अटेंशन डाइवर्ट होगा। ऑफ कोर्स इन्होंने पीडीए को इकट्ठा किया है, यूथ में भी अच्छा खासा क्रेज़ उन्होंने बना लिया है, विधानसभा में अब उनकी ज़रूरत ज़्यादा। अब यहाँ से वो कितना बीजेपी को बैकफुट पर ठेलते हैं, जो बीजेपी के दावे हैं। सी अचीवमेंट्स को भी आपको पंचर करना होता है ना। अभी तक क्या हुआ है, होता आया है कि बीजेपी जो भी क्लेम करती है एट नेशनल लेवल, उसका कोई कभी काउंटर नहीं आता। बीजेपी कहती है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना कि नहीं आप 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं, या 1 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा है, 5 करोड़ को नहीं मिल रहा है। कुछ तो लूप होल्स होगा सिस्टम में, लेकिन विपक्ष ने कभी उसको उठाया नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि बीजेपी 80 करोड़ को दे रही है। तो आपको जो अब वहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ठीक है, वहां पर जो पर्चा लीक की बात है, जो यूथ में एंगर, अब वहां पे मुद्दे इन पब्लिक के मुद्दों को उठाते हुए अगर आप दिखे और बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है, तब जरूर वहां पे जो कॉन्टेस्ट है और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि 12-13% अभी भी वहां पर बसपा के पास पड़ा है। 4-5% अगर आपने वहां से खींचा तो समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस 40-42 के आसपास पहुंच जाती है और बीजेपी 45 के आसपास रहेगी अगर आरएलडी और अपना दल छोड़ दें तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है कॉन्टेस्ट। सर, एक और कैरेक्टर योगी आदित्यनाथ, उनका जिक्र करना ज़रूरी है, जैसा कि आपने केजरीवाल के स्टेटमेंट का जिक्र किया। कहा गया कि इसके बाद एक अलग नैरेटिव भी बना, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हुई, नाराज़गी की बात भी कही गई, और इनफैक्ट बीजेपी की हालत के लिए लोग तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि योगी जी की नाराज़गी भारी पड़ गई। मौजूदा जो स्थिति बीजेपी के उत्तर प्रदेश में है, उसमें योगी की प्रासंगिकता, उनकी स्थिति, उनको लेकर जो तमाम चर्चाएँ, उस पर आपका क्या नैरेटिव, आप क्या सोचते हैं उसमें? देखिए, योगी फैक्टर भी मजबूत फैक्टर है वहाँ पर। अगर बहुत सारे लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश गए हैं, और आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा मुझसे इस बारे में, तो योगी फैक्टर भी इस बार एक मजबूत फैक्टर था। लोग कह रहे थे कि मोदी और योगी दोनों के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, या योगी एज अ ब्रांड कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत हुए हैं, उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। अगर विधानसभा चुनाव भी देखें तो मुझे लगता है 8% मोदी के नाम पे, और मुझे लगता है 19% के आसपास या 11%, 19% योगी के नाम पे वोट पड़ा था उस वक्त, क्योंकि विधानसभा चुनाव। अब जो मैंडेट आया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा लीडरशिप चेंज की गुंजाइश है। मतलब एसेंशियली क्या था, र्यूमर क्या था कि भाई सेंट्रल लीडरशिप योगी को नहीं देखना चाहता या उसको रिप्लेस करे, यही था ना र्यूमर। तो अब क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ही कमज़ोर हो गई है, तो अब ये
एडवेंचर कर सकती है क्या, इज अ क्वेश्चन, करेक्ट। अब वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, अब वो नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, वहाँ लीडरशिप चेंज काफ़ी मुश्किल है करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले भी उनकी मंशा थी करने की, बट अगर उन र्यूमर्स को मान भी लिया जाए कि भाई उनमें दम था, तो अब नहीं लगता है कि वहाँ पर लीडरशिप चेंज हो सकती है। अब यूपी क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स राज्य है, आप अचीवमेंट्स का आपका जो नैरेटिव है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर, अब वो 10 ऑलमोस्ट 5 साल से तो वही नैरेटिव चल रहा है, तो आपको कुछ नया, कुछ इंक्रीमेंटल दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब लैंडलॉक स्टेट है तो वहाँ पे इंडस्ट्री उतनी आ नहीं सकती, तो अब योगी सरकार को यहाँ से नेक्स्ट 3 इयर्स में अचीवमेंट्स दिखाने पड़ेंगे पब्लिक को। स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर की स्टोरी पुरानी हो गई अब, ठीक है, पर्चा लीक से एक्चुअली इमेज को डेंट पहुँचा है, यूथ में नाराज़गी है, तो जॉब क्रिएशन कितना इंडस्ट्रीज़ वो ला पाते हैं, और कैसे इस सामाजिक जो एक समीकरण है उसको कैसे बिठाते हैं, कैसे अब जो समाज नाराज़ हैं, 4-5 समाज नाराज़ हैं, जो रजत कह रहे थे, काफ़ी डिटेल में हमारा जब डिस्कशन हो रहा था इनके साथ, तो उन समाजों को कैसे वो साधते हैं, इन सब के ऊपर है। अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही बात की स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर हमने इम्प्रूव कर दिया है, उससे काम मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है। जो विधानसभा के चुनाव हैं जिनका जिक्र भी हमने किया इस चर्चा में, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, क्या इन लोकसभा चुनावों में जो सेंटीमेंट बना है उसका असर दिखाई देगा विधानसभा चुनावों पे, या अलग चुनाव हैं, और अगर दिखाई देगा तो फिर वो किसके पक्ष में, किसके खिलाफ जा सकता है? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमने 2019 में भी देखा था कि बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी खुद से नहीं आई थी, जेजेपी के साथ अलायंस करना पड़ा था। तो दोनों चुनाव अलग ज़रूर हैं, लेकिन एक ट्रेंड है कि अगर आप हिस्टोरिकली भी ट्रेंड देखेंगे हरियाणा में, तो जो भी पार्टी जीतती है लोकसभा चुनाव, उसका अच्छा खासा वोट शेयर कम हो जाता है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जेजेपी, आईएनएलडी, ये जो दल हैं वो वोट ले लेते हैं, और वहाँ इंडिपेंडेंट्स और स्मॉलर पार्टीज़ का भी बहुत जोर है। तो बीजेपी की ये उम्मीद रहेगी कि जाट वोट, ठीक है, एक नेशनल इलेक्शन था तो कांग्रेस को एक मुश्त पड़ा है या मेजॉरिटी पड़ा है, जाट वोट इन तीनों पार्टियों में स्प्लिट हो जाए, जेजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में स्प्लिट हो जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट एक पॉलिटिक्स जो है वो भी है, करेक्ट, नहीं तो शायद 5 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं। तो उनकी ये उम्मीद है कि ठीक है, जाट तो नाराज़ हैं 27%, लेकिन जो नॉन जाट हैं उनको कंसोलिडेट कर लिया जाए, ओबीसी को कंसोलिडेट कर लिया जाए, हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी है। आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को भुगतनी पड़ी है और सीटें कम हो गई हैं, तो आसान नहीं रहेगा। यहाँ से अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे ये जो मोमेंटम उसको मिला है उसको कैसे सीज करती है। महाराष्ट्र में वर्चस्व की लड़ाई अगर आप देखेंगे तो लार्जली डिसाइड हुआ है कि भाई ओरिजिनल शिवसेना और ओरिजिनल एनसीपी कौन है। इस मैंडेट में ये डिसाइड हुआ है, क्योंकि फैमिली कंट्रोल पार्टी में जो ट्रेडिशनल वोटर होता है वो फैमिली के साथ होता है, तो वो ठाकरे के साथ रहेगा, वो लार्जली शरद पवार क्योंकि फाउंडर हैं पार्टी के। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बीजेपी अगेन यहाँ जो हारी है, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कॉन्टेस्ट में हारी है। 17 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी, कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया है। विदर्भ, मराठवाड़ा के जो क्षेत्र एक समय पर कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, अब यहां भी बीजेपी का जो राइज हुआ है 2014 से लेके 24 तक, फेनोमिनल है, इनऑर्गेनिक है। बहुत सारे दल के लोग बीजेपी में आए हैं, और स्प्लिट वोट की वजह से हुआ है, क्योंकि 4 दलों का चुनाव हो गया था 2014 में। मराठास नाराज हैं, वो हमको देखने को मिल रहा है। ओबीसी वोट उतना कंसोलिडेट नहीं हुआ है बीजेपी के पक्ष में। यहाँ पर भी अब इनकी यही उम्मीद रहेगी कि किसी तरह से जो एमवीए है या इंडिया ब्लॉक है उसमें कोऑर्डिनेशन ना बैठे, और अलायंस आगे जा कर के कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अगर कंटिन्यू करता है तो
ऐसी मुश्किल हमको देखने को मिल सकती है। वहाँ भी मतलब ऐसा कहना कि यही ट्रेंड रिपीट होगा मुश्किल है ऐसा कहना, लेकिन बीजेपी तो बैकफुट पर ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर उनका खुद का प्रदर्शन खराब रहा है, मराठा समाज खिसका है, ओबीसी खिंचके हैं, दलित और मुस्लिम उधर कंसोलिडेट हुए। हाँ, उन्हें वहाँ भी लोकल पार्टीज, स्मॉलर पार्टीज़ का बहुत रोल होता है। तो क्या वीवीए वहाँ पर विधानसभा चुनाव में अच्छा करती है, कांग्रेस को डैमेज करती है? समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर वहाँ लड़ती है, बहुत सारी हैं, बीवीए है, छोटे छोटे दल हैं, तो क्या वो इंडिया ब्लॉक का गेम बिगाड़ सकते हैं? एनसीपी अजित पवार में भी हमको अभी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन में सुखबुगाहट सुनने को मिली है, उन्होंने वो पद लिया नहीं है। ये भी हो सकता है आगे कि इसके बाद एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना शिंदे ग्रुप से एक्सोडस हो लीडर्स का टुवर्ड्स उद्धव ठाकरे और शरद पवार। अगर वो होता है तो थोड़ी और उससे कमज़ोर हो जाएगी, भी हो सकती है बीजेपी। तो देखना पड़ेगा ये कैसे पैन आउट होता है। सर, मेरा नाम अमित पांडे है और मैं बसपा को लेकर सवाल करना चाहता हूं आपसे कि यूपी विधानसभा 2022 में बसपा की सिर्फ एक सीट निकल पाई थी और लोकसभा चुनाव में 2024 में एक भी सीट नहीं निकल पाई है। इन परिणामों को देखकर बसपा कहां पे खड़ी दिखती है आपको आने वाले चुनाव में? नहीं, बसपा जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बसपा एकदम आप कह सकते हैं कि डाउन इन द वुड्स है। बसपा की यहाँ से रिकवरी कैसे होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाईपोलर होता जा रहा है चुनाव। अगर आप देखेंगे हर जगह तो जब बाईपोलर चुनाव होता जा रहा है तो तीसरा दल कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज होता जा रहा है। अब इस बार तो कोर वोट जो है वो भी 25% बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चला गया है, जाटों का। नॉन जाटों में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है मायावती। तो ना कोई ऐसा विजन है उनके पास, ना कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप है कि भाई उनके बाद कौन, वो भी क्लियर नहीं है। आनंद को उन्होंने बिठाया फिर हटा दिया, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो बसपा यहाँ से मजबूत होते हुए दिखती नहीं है, क्योंकि वो तब दिखती शायद रिकवरी होती अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार अच्छा नहीं कर पाते, तो वो जाके वोटर को कह सकती थी कि भाई देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार हार रही है चुनाव और आप एक मुझे मौका दीजिए, मैं चुनाव हरा सकती हूँ। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी बसपा को देखने को मिल सकती है। बसपा हाशिए पर ही है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि लार्जली अगर आप बाकी स्टेट्स देखें तो दो क्षेत्रीय दलों का प्रेजेंस जो है वो एक राज्य में, बहुत कम राज्यों में आपको मिलेगा, अनलेस कि क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल ही हो, जैसे तमिलनाडु है। हमारी बातचीत में ना दो ब्रांड निकल कर आए, एक मोदी ब्रांड है और एक राहुल गांधी का ब्रांड। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर धमाका कर दिया इस बार, लेकिन क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए कोई ब्रांड बने हैं या समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है वो ब्रांड बनी है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी जो समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, और जो यादव परिवार है वो अब लोकसभा में बैठेगा, तो जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी, किस ब्रांड पे लड़ेगी? तो जैसा मैंने कहा, अब अखिलेश यादव को ये डिसाइड करना है कि वो लोकसभा में रहेंगे कि विधानसभा में रहेंगे। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे लगता है कि वो विधानसभा में कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा में रहे, क्योंकि लोकसभा में बाकी परिवार के भी लोग गए हैं, वो उसको मैनेज कर सकती हैं, सीटें भी अच्छी खासी संख्या में है और यहाँ से वो उनको गाइडेंस कर सकते हैं। उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है हम कह रहे हैं कि 10% लोगों ने ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट किया इस चुनाव में, बट 10% ने भी तो किया, करेक्ट? तो उन 10% लोगों के लिए तो एक प्रेसिडेंशियल चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में भी इससे कम नंबर नहीं हो सकता। ये 10 से 20% लोग चीफ मिनिस्टेरियल फेस के ऊपर वोट करेंगे, करेक्ट? तो वहाँ पर अखिलेश, ब्रांड अखिलेश वर्सेस ब्रांड आप कह सकते हैं योगी होगा, अखिलेश बनाम योगी होगा ना ये चुनाव। क्या अखिलेश यादव एक ब्रांड बन पाए हैं या कांग्रेस के अलायंस का फायदा हुआ या चुनाव की स्ट्रेटजी बनाई? नहीं, देखिए रियल हीरो तो अखिलेश यादव इस चुनाव के हैं ही। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कांग्रेस के साथ अलायंस करने की वजह से इतनी सीटें आई हैं। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस करते तो भी वोट शेयर में तो 25% पे ही थे और भाजपा 50% पर थी। अगर आप देखेंगे इतना बड़ा गैप था, तो जो स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई एमवाई पार्टी के टैग को हटाया जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए, दूसरा ओबीसी समाज को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तीसरा
नॉन जाटव या जाटव वोट को कैसे बसपा से लाया जाए। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मुझे लगता है कि वहाँ पे तो अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ही लीड कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने वहाँ बहुत सारी रैलीज भी नहीं करी हैं, जहाँ तक मुझे याद है। प्रियंका गांधी ने नाजली जो कैंपेन किया वो दोनों सीटों पे ही किया है, उनका फोकस अमेठी और रायबरेली पे रहा। तो मिला जुला करके विक्ट्री तो अखिलेश यादव की ही आप कहेंगे, उनका ज़्यादा रोल रहा है इस अलायंस को क्रिएट करने में और इसको लीड करने में भी। लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दी, लेकिन कांग्रेस ने भी उस हिसाब से ठीक ठाक प्रदर्शन किया है वहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ज़रूर अच्छा किया है इस बार, बीजेपी या एनडीए या एमवाई अगर आप कह लें मोदी योगी जोड़ी के कंपैरिजन में। तो अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल, चूँकि पूरे चुनाव की हमने चर्चा की, 7 इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीते हैं और ये जो इंडिपेंडेंट थे इसके अलावा बहुत सारी पार्टी से, बाप से राजकुमार जोत जीत गए, किसी पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी से जीत गए, पप्पू यादव जीत गए, अब और कुछ लोग बड़ा अच्छा चुनाव लड़े, जैसे रविंद्र भाटी जो हैं वो बड़ा अच्छा चुनाव लड़े, या काराकाट से पवन सिंह बड़ा अच्छा चुनाव लड़े। बड़े लंबे समय के बाद ये देखने को मिला है कि निर्दलीय जो हैं वो, या फिर जिनकी पार्टी में सिर्फ एक है, हनुमान बेनीवाल को छोड़ दिया जाए, वो पहले भी रहे, जिनकी पार्टी में कोई एक आदमी है या 2 आदमी, वो भी जीत कर संसद पहुंच रहे हैं और बिना गठबंधन के, बिना किसी गठबंधन के। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जनता अब कैसे वोट कर रही है? क्योंकि निर्दलीय, और खासकर पंजाब में आप देखिए तो 2 ऐसे लोग भी जीत गए जो जेल में भी बंद थे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस ट्रेंड को? देखिए, वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि चुनाव लोकलाइज हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जहाँ पर भी नाराज़गी थी लोकल एमपी के खिलाफ, वहाँ पर अगर इंडिया ब्लॉक या एनडीए ब्लॉक ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया और अगर मजबूत कैंडिडेट है सामने, जैसे मान लेते हैं पप्पू यादव, तो लोगों ने उन्हें वोट दिया। कहीं ना कहीं नैरेटिव हो गया कि भाई एमपी को चुनिए, पीएम को नहीं। कहीं कहीं हो गया ये नैरेटिव, या एमपी को चुनिए, वो पीएम को चुनेंगे। ये 2 नैरेटिव चल गए। तो इंडिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ी क्योंकि चुनाव लोकलाइज नेशनल लेवल पे ही, ये नेशनल चुनाव हुआ नहीं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टोरी हो गई। नहीं तो बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड में नहीं हारती, और 29 सीटें जो वहाँ कम हुई हैं उसको अगर 240 में ऐड कर दें तो 269 हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी हो जाती है। बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड में ही हार गई, जिसकी वजह से लार्जली ये रिजल्ट हमको देखने को मिल गया। एक चीज़ और इसमें पूछ ले रहा हूँ मैं कि नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी से चुनाव लड़े, वो भी लगभग ईसीआई के डेटा के मुताबिक 1-2 घंटे शुरू में ट्रेल करते रहे और उनका मार्जिन भी कम हो गया। तो हम ये माने कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार सकते हैं या हार सकते थे? हारे तो नहीं, लेकिन ये संभावना है कि उनको बनारस में हराया जा सकता है जिस तरीके का चुनाव रहा। और बनारस जहाँ पर ये कहा गया कि काशी कॉरिडोर बनाया गया, सड़कें चौड़ी की गई, और एक तरीके से उन्होंने अपने आप को सेंटिमेंट से भी जोड़ा कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं उनका बेटा हूँ। उसके बाद कांग्रेस के अजय राय ने जिस तरीके का चुनाव लड़ा, ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है जिस तरीके से बनारस में चुनाव हुआ। और पूरे रीजन में अगर आप बनारस रीजन देखेंगे तो आप बनारस छोड़ दीजिए तो गाजीपुर हार गए, बलिया हार गए, जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए, तो पूरा रेंज वो एक तरीके से बीजेपी हार गई। क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी के साथ बनारस में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं या नहीं, अगर हम देखें तो पहले दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी चुनाव तो हारे हैं। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव हारे। तो चुनाव तो कोई भी हार सकता है, ठीक है। अब चुनाव लोकलाइज हो गया, जातिगत हो गया, लोकलाइज हो गया। और मुझे लगता है, जैसे मैं भी जब गया वहाँ पर, तो कुछ लोग तो ज़रूर इस बात से खुश हैं कि भाई वहाँ काशी कॉरिडोर बन गया, टूरिज़्म बढ़ गया, वहाँ पर इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। लेकिन कुछ लोगों में ये भी एक सेंटिमेंट था कि भाई बहुत चेंज हो गया सिटी, करेक्ट, बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, इसके कल्चरल या एक जो नेचुरल लुक था वो बदल दिया गया, करेक्ट। और अगर आप ये पूरा का पूरा जोन देखेंगे तो पहले वोट स्प्लिट होता था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो दोनों ऐड हो गए वोट एक तरह से आप कह लीजिए, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल, अगर आप इसको 2022 के विधानसभा चुनाव से भी मैप करें, वहाँ पर भी फेज़ 7 में हुआ था, इस बार लोकसभा भी फेज़ 7 में हो रहा है। सबसे कम लीड जो भाजपा की थी वो वहीं पे थी, सिर्फ 2 सीटों से लीड कर रही थी भाजपा पूरे पूर्वांचल में फेज़ 7 में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी। तो ये जो एरिया है ये हमेशा ही ट्रिकी रहा है भाजपा के लिए, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि जो मार्जिन जो है वो कम हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी
होंगे जिनको लगा कि भाई प्रधानमंत्री तो जीत ही रहे हैं, प्रधानमंत्री वैसे भी बन रहे हैं, तो अपने जाति के कैंडिडेट के साथ चले गए। तो अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। साथ ही साथ एक जवाब और चाहेंगे कि आपको हमारे साथ ये बातचीत कैसी लगी, एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और काफ़ी मुझे लगता है इंसाइटफुल डिस्कशन हुआ। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा और जनता को भी पसंद आएगा। बिल्कुल, तो इसी तरीके से हम सभी दर्शकों को ये बताते हैं कि लगातार ऐसे नए नए शख्सियत के साथ मंच पर हम बातचीत करते रहेंगे।